हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा है, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें 2021 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको शामिल किया गया है। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है कि किसने, ये देखिए किसने लिखा हुआ है, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स, सेट को पूरा लगाइएगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको देकर के बताना है। साथ ही साथ आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। महमूद गजनवी द्वारा लक्ष्मी देवी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी के द्वारा लक्ष्मी देवी की आकृति के चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद गजनवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, किसके शासन काल के दौरान आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो अब्दुल रज्जाक था यह फारसी यात्री था, और यह जो था किसके दरबार में आया था, तो संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं निकोलो कोंटी, पूछा जाता है कि निकोलो कोंटी जो है यह किसके शासनकाल के समय निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा किया था। तो ध्यान रखेंगे, निकोलो कोंटी जो था यह आया था आपका देवराय प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद अगर बात करते हैं डोमिंग पायस और बारबोसा, तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध किससे था, ऑलरेडी ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। तो राइट आंसर इसका राज्य कानून हो जाएगा। यह जो है जवाबित, यह सल्तनत काल का एक प्रशासनिक शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने घटना चक्र पूर्वालोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है इस वर्ष की, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हमने लगभग सभी सब्जेक्ट को वहाँ पर कवर कर लिया है। थोड़ा सा जो बाकी रह गया है उसको भी हम आने वाले दिनों में कवर कर लेंगे। देखिए, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। देखिए, टोडरमल जो थे यह अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, भू राजस्व मंत्री कह सकते हैं फ्रेंड्स। और इन्होंने दहसाला बंदोबस्त शुरू किया था। एक नई कर प्रणाली थी दहसाला बंदोबस्त, ध्यान रखेंगे। तो ये भू राजस्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही जो है यह प्रारंभ किया था आपको किस वर्ष, तो 1582 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने, तो 1562 में। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दास प्रथा का अंत। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, तो 1563 में। उसके बाद जजिया कर पूछा जाता है, जजिया कर को तो 1564 में समाप्त किया था अकबर ने। उसके बाद मजहर की घोषणा कब की थी इसने, तो 1579 में। और फ्रेंड्स, इलाही संवत की शुरुआत कब किया था, तो 1583 में इलाही संवत की शुरुआत किया था अकबर ने। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ आपको पूरी कोशिश करूँगा कि सब कुछ डिटेल में बताते चलूँ। देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, हॉकिंस आया था, जिसे कि जहांगीर ने 5000 का मनसब या खान की उपाधि प्रदान की थी। तो राइट आंसर इसका हॉकिंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर थॉमस रो, तो फ्रेंड्स ये भी जहांगीर के दरबार में आया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। तो ये जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थॉमस रो जो अभी हमने बताया था, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के समय में टेवर्नियर, औरंगजेब के समय में मनुची, जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था और सर थॉमस रो आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, उस समय बादशाह कौन था, तो अकबर था। अकबर की अगर हम बात करते हैं तो अकबर का जो शासनकाल रहा था ये कब से कब तक रहा था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अकबर का जो शासनकाल रहा था ये 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उस समय अकबर का शासन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री को कहाँ स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री जो है यह सूरत में स्थापित की गई थी। क्लियर, 1613 ईस्वी में कहाँ पर, सूरत में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि 1611 में कहाँ स्थापित की गई थी, तो 1611 में जो है मसूलीपट्टनम में की गई थी। ध्यान रखेंगे, 1613 पूछा जाए तो सूरत, यहाँ आप पहले हटा दीजिए। ठीक है, और 1611 में मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। ये एक प्रकार का विरोध जो था ये किस लिए किया गया था, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए बरहिया ताल का विरोध जो था, इसका उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन जो है वर्ष 1935 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे ये कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी थे। और फ्रेंड्स इसका जो केंद्र था ये पटना शहर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए न्यू हिंदुइज्म यानी कि नव हिंदुवाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो न्यू हिंदुइज्म था इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो फ्रेंड्स इसके जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, इसके प्रचारक थे न्यू हिंदुइज्म के, ये थे आपका विवेकानंद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको याद होगा कि विवेकानंद ने 1893 में शिकागो गए थे। वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद में किसका नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो ये स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको गर्म दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे, यहाँ नरम दलीय एक्चुअली हो जाएगा, नरम दलीय। ठीक है, तो इसमें से देखिए नरम दलीय के तौर पर किनको नहीं जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को गरम दलीय के तौर पर जाना जाता है, इनको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था। मध्यम मार्गी का मतलब होता है उदारवादी। ठीक है, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आप लोग ध्यान रखेंगे कि लाल, बाल और पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी पूछा जाता है। ये जो थे फ्रेंड्स चरमपंथी नेता थे। उसके बाद देखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक यानी कि एक मत का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 1916 से लेकर के 1922 तक का काल
इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मत्तैक्य का काल था, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और मुस्लिम लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। तो राइट आंसर इसका 1916 से 1922 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है, साइंस का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत विभव का जो मात्रक है ये क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा और बल का न्यूटन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरीर में ऊतकों यानी कि टिश्यूज का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन्स जो होता है यह अमीनो एसिड्स की यौगिक होती है, कंपाउंड्स होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए अलसी जो होता है यह प्रचुर स्रोत होता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल की। तो देखिए ओमेगा 3 वसीय अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो ओमेगा 3 वसीय अम्ल है यह रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं, तो ये अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निरशंस प्राणी कौन सा है इसमें से? तो निरशंस प्राणी जो है इसमें से आपका व्हेल है, जो कि एक स्तनधारी जलीय जंतु है। इसका शरीर जो होता है धारा रेखित होता है और इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर जो है, ब्लबर मोटा स्तर जो है, जिसको ब्लबर शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका व्हेल, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो देखिए ये जो हाइड्रोफोबिया है इसमें क्या होता है, पानी से डर लगने की बीमारी होती है। और फ्रेंड्स देखिए रेबीज जो होता है ना, रेबीज यह वायरस से होता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिया है यह रेबीज का पुराना नाम है। तो राइट आंसर वायरस हो जाएगा, ठीक है, विषाणु द्वारा। उसके बाद देखिए ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, बताइए? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो समस्थानिक है ये समस्थानिक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्सेनिक 74, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? गोल कृमि से जो रोग होता है यह है फाइलेरिया, ये हो जाएगा फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु, व बताइए? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कण जो कि दांत के मध्य फंस जाते हैं, उन्हीं के कारण से होता है टूथ डिके, दंत क्षय होता है। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो फ्रेंड्स ये मायोग्लोबिन में आपको पता है कि इसमें लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए मिलान करके इसमें से आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। तो देखिए पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है, बताइए पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका कोयल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका छिपकली। सबसे विशाल जीव कौन सा है? तो ये नीली व्हेल है, ब्लू व्हेल। और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर ये चिंपांजी हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा इसका आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक तरफ यंत्र दिया गया है और दूसरे तरफ जो है वो किस चीज़ का मापन करते हैं। तो देखिए एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से आपका हो जाएगा भूकंप, ठीक है। उसके बाद बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर जो है इससे आपका आर्द्रता, ठीक है। तो ये मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो देखिए इसमें से केशिकत्व का जो कारण नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा पौधों की जड़ से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह केशिकत्व का कारण नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हैं स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये जो है केशिकत्व का
कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आकाश का जो रंग होता है ये नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक किया जा सकता है किस प्रकार से, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें प्रयोग किया जाता है आपका निकट दृष्टि दोष में अगर हम बात करें तो दोनों याद रखना है। निकट में आपका हो जाएगा अवतल लेंस और दीर्घ यानी कि दूर दृष्टि दोष, ठीक है, इसमें उत्तल लेंस, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि सामान्य जो होता है मनुष्य का तापमान पूछा जा रहा है आपसे केल्विन पैमाना पर, ठीक है। तो 273 में आप लगभग 37 जो है प्लस कर दीजिएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7 3 10, 7 3 10 1 11, 2 1 3, 310 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न समस्थानिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत जो आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में जो है स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बता दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि अश्रु गैस। तो देखिए अश्रु गैस इसमें से क्या है, तो देखिए अश्रु गैस जो है इसका राइट आंसर अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया। देखिए अश्रु गैस का प्रयोग जो है यह अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है। तो हाइड्रोजन में सबसे हाइड्रोजन है, माफ करेंगे, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है यह फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो ये होता है आपका H2SO4, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, बताइए। तो इसकी जो पूछा जा रहा है प्रकृति दरअसल क्या होती है, तो इसकी प्रकृति जो होती है यह आपकी अम्लीय होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रकृति जो होती है यह अम्लीय होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए 41 से लेकर के 50 तक जो है मैथ के क्वेश्चन हैं। पीडीएफ जल्द ही मैं आपको दे दूंगा सेट नंबर 1 का, और सेट नंबर 2 का भी आपको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मैथ को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 51 नंबर है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति का जो है फ्रेंड्स ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है इसको नियंत्रित करना, और इस हेतु जो है यह विभिन्न नीति दरों का विनिमय करता है। कौन, तो आरबीआई। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नियंत्रित की जाती है आरबीआई के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीआरआर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका जो है नगद आरक्षी अनुपात हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो पंचवर्षीय योजना है इसको जो है अब समाप्त कर दिया गया है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी, आपको याद होगा, और इसका जो अनुमोदन किया जाता है यह राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा, ठीक है, एनडीसी के द्वारा किया जाता है। अनुमोदन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो किया जाता है यह किया जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको वैधानिक दर्जा जो है वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं परिवर्तित अनुपात नियम, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसकी 3 स्थितियां हैं, पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न, और तीसरा है निगेटिव रिटर्न, यानी कि ऋणात्मक प्रतिफल। तो आपसे तीसरा पूछा गया है, ऋणात्मक प्रतिफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। विश्व बैंक की स्थापना दरअसल जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुआ था,
और देखिए इसका जो एक अन्य नाम है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये जो कीमत निर्धारित होता है यह सप्लाई और डिमांड के द्वारा होता है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड के द्वारा होता है, तो मांग और पूर्ति राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? अंग्रेजी में इसको कहा जाता है हायर एंड फायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ हायर एंड फायर, ध्यान रखेंगे हायर एंड फायर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नीति है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का संपूर्ण लिंग अनुपात, तो संपूर्ण लिंग अनुपात जो है ये कितना है? 918 है। ठीक है, और बिहार राज्य जो जनगणना है 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में 0 से 6 वर्ष के जो आयु है उनका लिंग अनुपात कितना है? तो उनका लिंग अनुपात जो है 935 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कितने जिले आते हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व 1250 से अधिक है? तो 1250 से अधिक जो है 13 जिले हैं। अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कितने जिले आते हैं जहां जनसंख्या घनत्व 1050 से 1250 के बीच में है? ये बिहार की जनगणना के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स हैं कितने? तो ये हैं आपके टोटल, ये तो हो गया 1250 से अधिक 13, और ये जो पूछा गया है 1050 से 1250 के बीच, ये 8 जिले हैं। तो 13 और 8 देखिए कहाँ पेयर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 61 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी जो थे ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये थे आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम जो थे, जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, जबकि राधा कृष्णन जो थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ये सदस्य नहीं थे, कोई भी मंत्री नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना तो 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, और पहली बैठक जो है इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो पारित किया गया था यह 22 जनवरी 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखेंगे तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को, आपको याद होगा पढ़े होंगे, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11वां अधिवेशन का अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 को, और उस दिन संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बहुत जगह आपको जो है 12 भी मिलेगा, लेकिन करेक्ट जो है 11 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से मिलान करना है। देखिए मूल अधिकार तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन हो जाएगा आपका, यानी कि यूके, आपात उपबंध जर्मनी, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? बताइए इसमें से समवर्ती सूची में क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये जो दिया गया है समवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, ये जो है फ्रेंड्स राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान की अनुसूची जो 6 है, छठी अनुसूची, इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो छठी अनुसूची में जो है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में जो है यह लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स किसी क्वेश्चन में अगर मुझसे चूक होती है बोलने में तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका मतलब है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो देख लीजिएगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है?
ध्यान से सुनिए। देखिए शासन की सामान्यतः दो पद्धति हैं, पहला है संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। भारत में जो है ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण किया है और संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। क्लियर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 70 का? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, संसनात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का चार जो आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार यानी कि शासन और सत्ता, और संप्रभुता, ये चार तत्व होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर संप्रभुता दिया हुआ है और इसके अलावा तीन मैंने बताया, जनसंख्या, भूभाग, सरकार जिसको कि शासन या सत्ता कहा जा सकता है, और एक संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रथम अनुसूची में जो है राज्य एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में जो है समानता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 15 के अनुसार धर्म, ये जो आर्टिकल 15 है इसका अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इन सब के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर जो है 74 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये समता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो मुंगेर जिला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की जा रही है? ये आपको कहाँ की जा रही है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा IGIMS पटना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बुद्ध ने किस नदी के किनारे प्रव्रज्य यानी कि संन्यास धारण किया था? संन्यास धारण पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो नदी है, यह नदी है अनोमा नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो नदी है बौद्ध साहित्य में इसका वर्णन एक प्रमुख नदी के रूप में किया गया है, और इसी नदी के तट पर जो है भगवान बुद्ध ने अपना जो राजसी वस्त्र था उसको त्यागा था। ज्ञान प्राप्ति उनको कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति उनको दरअसल जो है फाल्गु नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ उन्होंने जो है संन्यास धारण किया था इस नदी के किनारे। देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने ऋषि पतनम में दिया था, सारनाथ में दिया था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था? तो देखिए कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है हुआ था। इसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश में ये हुआ था। ठीक है, 3 वंश थे। और अगर बात करते हैं हम पाल वंश की तरफ से, तो इसमें धर्मपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य कब बनाए गए? इसका आंसर तो मैं आपसे मांगूंगा, कमेंट करके इसका आंसर आप बताइएगा। देखिए हेमंत ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है, हेमंत ट्रॉफी। सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये राज्य है अपना बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में बिहार बंधु, ध्यान रखेंगे, बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार बंधु जो है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है, ध्यान रखेंगे। और 1874 में इसका प्रकाशन पटना से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। कितने प्रमंडल हैं? तो प्रमंडल याद रखेंगे, टोटल 9 प्रमंडल हैं। कितने अनुमंडल हैं? तो 101 अनुमंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
राज्य में कहाँ स्थित है, यानी कि बिहार की बात की जा रही है, तो बिहार में यह है कहाँ पे, हाजीपुर में। ठीक है, इसका जो है IHM कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये हाजीपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर, न्यूनतम जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये सहरसा में है। अधिकतम कहाँ है महिला साक्षरता, तो अधिकतम रोहतास में है। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता अधिकतम रोहतास में है और न्यूनतम पूर्णिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है, तो ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार जिसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये 50% हो जाएगा। देखिए मधेपुरा जो कि बिहार में है, 800 रेल इंजन के उत्पादन हेतु किस देश से समझौता किया गया है, तो ये किया गया है फ्रांस के साथ। उसके बाद देखिए बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये NH31 है और बिहार में इसकी लंबाई जो है 404 किलोमीटर के आसपास में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो NH31 हो जाएगा। राज्य के प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक करदाता जो टैक्स पेयर हैं, व्यवसायिकों को सम्मानित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो फ्रेंड्स देखिए भामाशाह सम्मान योजना। ठीक है, यहाँ सम्मान बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में नारी शक्ति योजना जो है इसकी शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी, तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत जो है वित्तीय वर्ष 2008-9 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब की गई थी, तो 2008-9 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, तो फ्रेंड्स ये जो है 1% की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्य सरकार द्वारा पारित प्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 को कानून का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स, आप बताइए। कानून का दर्जा इसे 17 फरवरी 1962 को दिया गया, 17 फरवरी 1962, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा में स्थापना इसकी कब हुई थी, तो फ्रेंड्स देखिए इसका स्थापना जो है 7 दिसंबर 1957 को हुई थी, 7 दिसंबर 1957 को। तब इसका नाम क्या था, मिथिला संग्रहालय था, उस समय इसका नाम मिथिला संग्रहालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उत्कृष्ट साक्षरता के लिए किस जिले को सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो यह जिला है मुजफ्फरपुर। ठीक है, 2020 जुलाई का यह करंट अफेयर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार एवं उड़ीसा नामक प्रांत का निर्माण हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है, तो ध्यान रखेंगे 112 सेंटीमीटर है, 112 सेंटीमीटर, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण होता है, तो फ्रेंड्स इस भाषा में मैथिली भाषा में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा संघीय बजट 2021-22 में किस प्रकार की कम लागत वाली सुविधाजनक एवं सुरक्षित मेट्रो रेल सेवा टियर 2 शहरों तथा टियर 1 शहरों के आसपास के क्षेत्रों में चलाए जाने की घोषणा की गई है, तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर से आंसर चुन करके बताना है, मेट्रो लाइट और दूसरा हो जाएगा मेट्रो नियो। तो 1 और 2 जो है ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है, कुटीर ज्योति योजना। तो देखिए कुटीर ज्योति योजना 1987 में विद्युत विभाग के द्वारा जो है चलाए जाने वाला कार्यक्रम है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं उनको मुफ्त में कनेक्शन दिया जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो शहर में हुआ था ये आपसे पूछा गया है, तो ये किस शहर में हुआ था बताइए, इलाहाबाद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए,
निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो यह है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। तो ये मोपला जो हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मालाबार तट कह सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा यह खिलाफत आंदोलन की, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पार्टी थी इसका गठन 1934 में किया गया था। जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव और भी लोग इसमें शामिल थे। और ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। उसके बाद देखिए लोकनायक के नाम से, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्री जगत नारायण लाल की जो पत्नी थी इनका नाम था राम प्यारी देवी। राम प्यारी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था और लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। तो राइट आंसर राम प्यारी देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो देखिए ये जो थी भारत छोड़ो आंदोलन की, ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की थी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणा असफ अली जो थी यह प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आईएनए, ठीक है, किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो आईएनए की स्थापना मोहन सिंह भाखड़ा ने किया था और ये इन्हीं की दिमाग की जो थी उपज थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, माफ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो राइट आंसर जो होगा इसका जो क्या हो जाएगा, जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है यह उत्तर प्रदेश के लोहरादेव से हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा में एक विशाल जलाशय मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो महात्मा बुद्ध जो है यह कौशाम्बी किसके समय में आए थे? तो राइट आंसर उदयन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये थेरी गाथा, थेरी गाथा जो है यह बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय जो है यह प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय जो है प्राप्त की था और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से भी जानकारी प्राप्त हमें होती है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का जो विवाह का उल्लेख किया गया है यह किया गया है मनुस्मृति में। कौन कौन से हैं? तो उंगली पर काउंट कीजिएगा। देव, उसके बाद आर्स, उसके बाद प्रजापत्य, ब्रह्म, गणधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह। ठीक है, यह मनुस्मृति हो जाएगा। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका छपणक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कौन? छपणक। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स नवरत्नों में जो थे कालिदास भी थे, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो थे धन्वंतरी थे, उसके बाद बराह मिहिर थे, उसके बाद बात करते हैं तो अमर सिंह थे, उसके बाद आपके और कौन थे? तो ये फ्रेंड्स थे फलित जोशी में छपनक थे। ठीक है, चलिए उसके बाद शंकु भी थे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है आपको। देखिए अमीर खुसरो जो है ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन। बताइए हरिसेन का मिलान हो जाएगा समुद्रगुप्त से, दरबारी कवि थे इनके, और वानभट्ट हर्षवर्धन के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम।
इसको मामल्लपुरम या महाबलीपुरम कहा जाता है। और इसमें जो है रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ध्यान रखेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या टोटल कितनी है? 7 है। क्लियर, याद रखेंगे 7 है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका पल्लव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? गार्डन रिच कोलकाता में है, जो कि यहाँ पर भुवनेश्वर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स गलत दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भुवनेश्वर में ईस्टर्न कोस्टल रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र हैं। देखिए बुध और शुक्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो इसमें दूरतम उत्तर में जो अवस्थित है वो आपको बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा रोम। रोम जो है यह इटली की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह कहाँ से नहीं गुजरती है? यह आपको बताना है देश से। कौन से देश से नहीं गुजरती है? अच्छा, भारत में ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? जरा आप भारत में लिख करके हमें बताएंगे कि यह भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो राइट आंसर इसमें से देखिए ईरान से होकर के यह नहीं गुजरती है। बाकी मिस्र से, भारत से गुजरती है। ठीक है, इजिप्ट से भी गुजरती है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किलिमंजारो है एक। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो किलिमंजारो जो है यह एक वोल्केनो है और यह तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, तंजानिया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 126 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 127 नंबर है कि अफ्रीका का सिंह यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से शामिल, इसमें पूछा गया कि नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया शामिल है। इसमें आपको सूडान नहीं शामिल है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। अच्छा फ्रेंड्स, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। टर्की के उत्तर में है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा टर्की के उत्तर में है काला सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रेट लेक्स है, यह ग्रेट लेक्स जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। और इसमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हिरोन झील, ईरी झील और ओंटेरियो झील है। ये जो बियर झील है ये नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है टाइफून, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो जाएगा वो आपका चीन सागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी पर घने यानी कि डेंस वन अधिकतर पाए जाते हैं। जो घने वन हैं ये अधिकतर पाए जाते हैं। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो घने वन जो हैं यह अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं विषुवत रेखा के पास में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा ये मृदा विक्षालन बड़ी समस्या जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो ये कहलाता है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? बताइए इसमें से पतन नगर कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स ये कैनबरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट सिटी इसमें से पतन नगर यानी कि पोर्ट सिटी। तो इसमें से पोर्ट सिटी जो है टोक्यो, न्यूयॉर्क है, लंदन है, कैनबरा नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है। संयुक्त राष्ट्र हर साल जो है किस तिथि को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है? तस्करी के खिलाफ ये आपसे पूछा गया है। तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ये जो मनाया जाता है यह हर साल 30 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड से भूत जोकोलिया मिर्च, नाम ध्यान रखेंगे ये नागालैंड का है। इसका पहली बार जो है किस देश में निर्यात की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मिर्च है नागालैंड की है, भूत जोकोलिया मिर्च, जो कि लंदन निर्यात की गई है। तो राइट आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए IBM कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है,
ऑप्शन नंबर देखिए बेंगलोर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसे चुना गया है। देखिए ये जो प्रतियोगिता है मिस इंडिया यूएसए 2021, इसको जीता है मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने। वैदेही डोंगरे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केरल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 141 नंबर हमारा कि आईआईटी ने, किस आईआईटी ने कोवी होम नामक कोविड आरएनए प्रशिक्षण किट विकसित की है। तो ये किया है आपका, बताइए, हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संपत्ति सलाहकार कोलियर्स में भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है नियुक्त किसे किया गया है, रमेश नायर को। ध्यान रखेंगे, रमेश नायर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि सरकार ने मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा आरक्षण की घोषणा की है। तो देखिए इसमें से आपको ओबीसी के लिए बताना है, तो ओबीसी के लिए 27%। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27%। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है। तो फ्रेंड्स ये किसने किया है, तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। तो इसको जीता है किसने, वंतिका अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंटेल ने किसके सहयोग से AI फॉर ऑल, AI यहाँ पर लिख देता हूँ, AI फॉर ऑल पहल शुरू की है, बताइए। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो फ्रेंड्स ये जो है किसके सहयोग से किया है, तो राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा SBI। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा SBI के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। बताइए कौन सा बैंक है ये। तो ये बैंक है मडगाम अर्बन कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोवा का है ये, ध्यान रखेंगे, गोवा का बैंक है। व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका नाम क्या है कि अंग्रेजी में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। इसकी थीम पूछा गया है। ये मनाया कब जाता है, तो 30 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इसका थीम इस पर क्या है, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इस वर्ष का थीम है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लैंड और डर्बीशायर के पूर्व गेंदबाज, उनका नाम बताना है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन है फ्रेंड्स, ये है माइक हेनड्रिक। माइक हेनड्रिक देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अपना स्कोर भी आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।